हेलो एवरीवन। अभी ना हम देखने वाले हैं 2020 का अपना जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन गेट बायोटेक एग्जाम का। ऑफ कोर्स ये दूसरी जगह अभी यूजफुल होगा, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इंग्लिश का है और ये प्रीपोजिशन होती है उनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी हैबिट वगैरह है तो ये काफ़ी आसान हो जाती है ये चीज़ें। तो क्वेश्चन क्या है आराम से देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज कन्फर्ड bracket Mary Kom, a six-time world champion in boxing, recently in a ceremony blank the Rashtrapati Bhavan, द प्रेसिडेंट ऑफिशियल रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली। मतलब कहना ये चाहता है कि जो अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो मैरी कॉम को दिया गया, और कहाँ दिया गया है? राष्ट्रपति भवन दिया गया है। ठीक है, तो ये कन्फर्ड अपोन या ओन आता है इसके साथ भाई, हमेशा ओन या अपोन। ठीक है, अब ये हम देख लेंगे कि क्या होगा, इनमें से क्या दे रखा है, बट ओन या अपोन आता है हमेशा। ठीक है, और किसी भी जगह पे क्या होगा? एट। एट ये वाली चीजें, ये आपको कॉम्बिनेशन जहां पे भी मिल जाए वो कर लो। अब इस चीज में ना भाई थोड़ा सा मतलब ये है, जो ये प्रीपोजिशन है इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता। इन और एट में तो आप अपना मेरे हिसाब से आराम से कर लेते इसको टैकल। तो एट है और ओन है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो वही है, थोड़ी न्यूज़पेपर रीडिंग और थोड़ी आपकी मतलब वैसे इंग्लिश, तो उस पर डिपेंड करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट, एक अगर आपने याद हो तो 2017 आई थिंक उस पे इंस्पाइट के ऊपर आ रखा था। डिस्पाइट ए स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेस द चांसेस ऑफ के एल राहुल सिलेक्शंस इन द टीम आर। ये बेचारा के एल राहुल तब भी ऐसा ही उसमें था और आज भी बेचारा ऐसे ही उसमें, बट टीम में लग बना हुआ है, ये देखो आप। तो आपको भी जिंदगी की जंग में ऐसे ही लड़ना है। ठीक, तो भैया डिस्पाइट, डिस्पाइट है मतलब विरुद्ध, मतलब ये चीज इस फीलिंग में तो इसके अपोजिट फीलिंग आने वाली है। मतलब पुअर परफॉर्मेंसेज परफॉर्मेंसेज है, बट फिर भी के एल राहुल के सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा जो हमें ध्यान रखना है इस उसमें, कि जो अपोजिट उसमें दिखे ना हमें, मतलब इसमें वो दिखाना है कि चांसेस हाई है। चांसेस हाई है मतलब इसमें फॉर एग्जांपल ओब्वियस दे रखा है, ओब्वियस दे रखा है तो भैया चांसेस हाई बताने हैं, बिल्कुल 100% वो नहीं है, गारंटी नहीं है। तो हाई बनाने बताने के लिए हमें थोड़ी सी चांसेस को वो करना पड़ेगा, मतलब चांसेस की पॉसिबिलिटी के ऊपर वाला जो ऑप्शन होगा उसको चूज करना पड़ेगा। अभी ये देखो एक बार ना, इसमें जैसे अनसर्टेन है, अनसर्टेन का तो करना ही नहीं है भैया, हमें पता चल गया डिस्पाइट इंस्पाइट ये चीजें हों तो उसके अपोजिट चीजें दूसरे मतलब सेंटेंस में होती है। ये कोमा आने के बाद उससे अपोजिट है। जैसे बट लगा दो तो बट लगाने पे, लेकिन लगाने पे सेंटेंस की वो टून चेंज हो जाती है, मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे ही डिस्पाइट इंस्पाइट इनके ऊपर होता है। ठीक है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव टोन वाला हमें वो देना पड़ेगा। बट यहाँ पे चांसेस बताने हैं इसलिए हमें चांसेस वाली बात करनी पड़ेगी, ऑब्वियस वाले उस पर नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियस पे नहीं जाना क्योंकि भैया चांसेस की बात करनी है। ठीक है, और अनसर्टेन, अनसर्टेन तो हमें इसके अपोजिट चाहिए, नेगेटिव का डिस्पाइट और वो नेगेटिव का पॉजिटिव चाहिए, तो ये नहीं होगा। स्लिम तो मतलब ये कम है, दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगी, वो डिस्पाइट के बाद नहीं आता भैया। ये तो ओनली ब्राइट बचा, यही अपना आंसर है। ठीक है भाई, इसको वैसे भी अगर आप नॉर्मल पढ़ के देखते ना 3-4 बार तब भी आपका ये आंसर आ जाना चाहिए था। इसके बाद देखते भैया, ये बायोटेक वालों के लिए ना इतना आसान होना था ये वाला थर्ड, तो अगर इसको कोई गलत करके आया है ना तो भाई कुछ अपना बंदूक बंदूक लेके पैर पे तो गोली कम से कम मार लेना। कवर अनकवर मतलब ये कवर का अपोजिट है, कवर का ये अपोजिट है, तो एसोसिएट का क्या होगा? एसोसिएट का डिसोसिएट। ये आप अपना अगर फॉर एग्जांपल इंजाइम लॉजी में पढ़ते हो उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट, या रेट रिएक्शन रिएक्शन काइनेटिक्स वगैरह में पढ़ते हो उसमें भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो सिंपल सी एसोसिएट डिसोसिएट, दूसरे तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अभी अगला चलते हैं भैया, ये गलत नहीं होना चाहिए था आपका। हाँ, ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हमें ये बताना है कि इस जो भी ये पैराग्राफ है इसको समअप
कौन सा वो करता अपना, सम अप कौन सा ये करने वाला है, ठीक है। मतलब इसको पूरे को सम अप कौन सी लाइन कर देगी, ठीक है। वो पैराग्राफ देखते हैं। हिट बाय फ्लड्स द खरीफ, जो अपनी समर क्रॉप है, crop in various parts of the country have been affected. Officially believed that the loss in production of the kharif crops can be recovered in the output of the rabi, मतलब खरीफ वालों में कम हो गया तो रबी में बढ़ जाएगा, ऐसा उनका मानना है। So that the country can achieve its food grain production target of 291 million tons इन द क्रॉप ईयर 1920, मतलब जो 1920 के क्रॉप ईयर में जो भी टारगेट वो कर रखा है, खरीफ निकल कर पाई पूरा तो रबी कर देगी, ठीक है। ये इनका कहना है। दे आर होपफुल दैट गुड रेन्स इन जुलाई अगस्त विल हेल्प द सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर पीरियड, जो अपना बारिश वगैरह होगी वो उससे मॉइस्चर लॉन्गर टाइम के लिए होगा, जो कि विंटर लॉन्गर पीरियड के लिए होगा, एंड हेल्पिंग विंटर सोन क्रॉप सच एज वीट एंड पल्सिस ड्यूरिंग द नवंबर फरवरी पीरियड। जो मॉइस्चर अच्छा होगा तो वो जो अपना जो रबी की जो क्रॉप्स होगी, पल्सिस हो गई या वीट हो गया, उनका प्रोडक्शन में हेल्पफुल होगा। कुछ इस टाइप का पैराग्राफ है, ठीक है। ये कि मतलब अगर मैं इसको वैसे समाप्त करूं तो क्या चीज़ है भैया, कि भैया अपना खरीफ की क्रॉप कम होने लग रही है, उसको रबी की जो क्रॉप है वो कंपनसेट कर देगी और अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। प्लस जो बारिश अच्छी हो रही है जुलाई अगस्त पीरियड में, वो जुलाई अगस्त पीरियड की बारिश आगे वाला जो भी रबी का जो पीरियड होता है उसमें हेल्पफुल होगी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इस टाइप का चीज़ है। तो अभी हमें देखना है कि इनमें से कौन सा इनफर्ड आ रहा है अपना, ठीक है। ऑफिशियल्स डिक्लेयर दैट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट विल बी मेट ड्यू टू गुड रेन्स। ये तो कहीं पे भी नहीं है भैया, ऑप्टिमिस्टिक है कि ऐसा हो जाएगा, बट ये नहीं बोल रहा कि ऐसा ही है। देखते आगे। Officials want the food grain production target to be met by the November February period। भैया चाहते तो, बट ये बोल तो नहीं रहा, बोलने का तरीका तो कुछ हो रहा है ना, कि भैया गर्मियों में अच्छी नहीं हो पाई, खरीफ का रोप अच्छी नहीं हो पाई तो रबी में हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ है। चाहते तो है, बट ये इसका पूरा सारांश तो नहीं है ना ये। ऑफिशियल्स फील दैट द गुड फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट कैन नॉट मीट ड्यू टू फ्लड्स। ये तो कहीं पे चीज है ही नहीं भैया, कैन नॉट का तो कहीं पे बात ही नहीं हुई। तो सी तो डायरेक्ट ही अपना वो हो रहा भैया, ठीक है। अगला डी क्या है, ऑफिशियल्स होप दैट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट विल बी मेट ड्यू टू गुड रवि प्रोड्यूस। भैया हाँ ठीक है कि खरीफ नहीं कर पा रही, रवि पूरा कर देगी, यही तो चीज ये बोलना चाह रहा भैया। रवि की ही इसने फिर वो किया कि भैया बारिश अच्छी होगी, मॉइस्चर रह जाएगा, रिटेन रह जाएगा, उस वजह से वो हो जाएगा, यही तो चीज बोलना चाह रहा है। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। हाँ, इसका जो ए और डी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती थी, थोड़ी बहुत, बट अगर ढंग से देखोगे तो डी ज्यादा उसको वो करेगा, मतलब जस्टिफाई करेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, अगले क्वेश्चन में बोला गया कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट टू एन नेचुरल नंबर एंड द सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर इज। देखो भैया सिंपल सी बात है, एन एन की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। एन की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टू नेचुरल नंबर है, मैं टू में तो क्या पता कोई ऑप्शन वो, मैं तीन मान लेता हूँ, मैं अपना झंझट ही खत्म करता हूँ। सिंपल सी बात क्या करता हूँ, थ्री एन मतलब फर्स्ट टू एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट टू एन नेचुरल नंबर बोले तो एन की जगह मैंने थ्री मान लिया, ठीक। तो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट टू एन नेचुरल नंबर एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मैंने यहाँ पे थ्री वैल्यू मान ली, मेरे कितने नेचुरल नंबर मान लिए, मैंने थ्री मान लिए। थ्री का तो टू एन सिक्स नेचुरल नंबर, सिक्स नेचुरल नंबर मतलब एक दो तीन चार पाँच और छः, बात खत्म। ये मेरे फर्स्ट सिक्स नेचुरल नंबर है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। एन मतलब मैंने एन कितना माना था, तीन माना था, तो मतलब तीन नेचुरल नंबर कौन कौन से थे अपने, एक तीन और पाँच। इनका डिफरेंस कितना होगा ये पूछना चाह रहा है, ये इसका सम कितना हुआ भैया, एक और दो तीन, तीन छः 10 15 21, ठीक है। ये कितना हुआ, चार और नौ, इनका डिफरेंस कितना हुआ भैया 12। अब ये देख लेना है कि तीन की वैल्यू पुट करने पे कौन से ऑप्शन में 12 आ रहा है।
एन की जगह 3 रखो और फिर ये देखो कि कौन से ऑप्शन में 12 आने लग रहा है। इसमें मैं अगर 3 रखता हूं, अगर मैं इसमें पहले ऑप्शन में 3 रखता हूं तो मेरा क्या आ रहा है भैया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 भैया 6 हो गया, नहीं आ रहा। एन का स्क्वायर प्लस 3 मतलब 9 प्लस 3 12 आ गया, ये 12 ही तो चाहिए था हमें, ऑप्शन ही है। बट फिर भी हम चेक करेंगे भैया कि कहीं ऑप्शन क्लैश तो नहीं हो रहे, कहीं ऑप्शन क्लैश तो नहीं हो रहे, देखते हैं। 2n² मतलब 9 माइनस 3 18 माइनस 3 15 मतलब ये नहीं है भैया। फिर ये देखते हैं कि 2 9 प्लस 3 ये 21 आ गया, ये भी नहीं है। इसका मतलब अपना जो बी ऑप्शन है जिसका 12 और 12 कैप 12 आ रहा था और वो आ रहा था। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, कोई भी वैल्यू मान लो और आप कर दो, वैल्यू मान के क्वेश्चन आराम से हो जाता है। वैसे नहीं तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट जो भी होता है उनका क्या फार्मूला होता है, या ओड वालों का क्या फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ लाइक सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या फार्मूला होता है, एन एन प्लस 1/2 ये होता है, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता, या मतलब मैं मान भी लेता हूँ ये कि आपको ये नहीं पता होगा और पता करने की जरूरत भी नहीं होती। जब मैं सीधा वैल्यू रखने पे दो मतलब 20-30 सेकंड में मेरा जवाब आ सकता है, तो फिर मैं क्यों झंझट पालूं भैया 10 चीजें याद करने की, ठीक है। तो ये था अपना। अब अगला क्वेश्चन देखते भैया, अगर आपको याद हो ये रिवर्स रेपो रेट मैंने 2019 वाले पेपर में समझाया था कि रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, जिसपे आरबीआई बैंकों को पैसा देती है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाए और वो पार्क करने लग जाए आरबीआई में, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। बस इतना याद होना चाहिए, बट इतना भी समझने की जरूरत नहीं है, ये तो सब कुछ हमें यहाँ पे दे रखा है, ये तो जस्ट मैंने आपको वैसे नॉलेज के लिए बता दिया। क्वेश्चन क्या है, यही बोल रखा है इसने, रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends commercial banks and reverse repo rate is the rate at which RBI borrows money from the commercial bank। जो अभी मैंने समझाया कि RBI अगर बैंकों को पैसा दे रही है तो रेपो रेट, अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो गया या RBI उनसे पैसा मांग रही है तो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है और रेपो रेट ज्यादा होता है, ये थोड़ी सी चीजें होती है। अब आपको दिमाग लगाना आगे। तो ऑप्शन दे रखा भैया, इनमें से वही बोला कि भैया इनमें से क्या निकल के आएगा, इसका क्या हम अपना वो निकाल के आ सकते हैं। अभी इसमें क्या है, डिक्रीज इन द रेपो रेट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड डिक्रीज लैंडिंग बाय द कमर्शियल बैंक। भैया देखो नॉर्मल सी चीज है, अब इसमें ना आपको लॉजिक लगाना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, आपका काम चल जाना है। अगर आरबीआई पैसा दे रही है मान लिया 10% की रेट से बैंकों को, और बैंक उस पैसे को कस्टमर के पास देगी और आम लोगों के पास देगी, तो उसको अपना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ पैसा मतलब उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ना। तो लोगों के लिए बोरोइंग तो महंगी हो जाएगी, ठीक है। अगर रेपो रेट बढ़ रही है तो लोगों के लिए बोरोइंग महंगी होने लग रही है, क्योंकि बैंक भी तो अपना मार्जिन मांगेगा ना बीच में। अगर रेपो रेट घट रहा है, रेपो रेट अगर घट रहा है तो मतलब बोरोइंग मतलब उधार लेना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब इसको दूसरे सिनेरियो में देखो, अगर मतलब एक आरबीआई ने पैसे दिए बैंकों को, अब बैंक मोटिवेट कब होगा कि मैं लोगों को उधार में बांटूं, जब उसका मार्जिन बढ़ेगा, लोग उसके पास लेने आएंगे, लोगों के पास से रिकवरी होगी वो चीजें। अगर ऐसा लगे कि भैया मेरे पास मैं वैसे ही पैसे रख के बैठ जाता हूँ, मैं आगे कुछ पास नहीं करता, तो भैया आरबीआई का तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका बैंक के ऊपर प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी वो लोगों में बांट दे पैसा। एक क्या होता है, लोगों में पैसा नहीं बांट पाया बैंक, तो क्या होता है कि वो ये होता है अपने पास रख के मैं क्यों ब्याज दूं भाई, इससे अच्छा मैं दोबारा आरबीआई को पैसे भेज देता हूँ ये रिवर्स रेपो रेट में। आरबीआई को मतलब अब आरबीआई की हेडेक, आरबीआई मेरे को पैसे देगी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मतलब 10% के हिसाब से आरबीआई ने बैंक को पैसे दिए हैं, रिवर्स रेपो रेट अब ये बताओ ज्यादा होगा कम होगा, ऑफ कोर्स कम होगा। क्यों, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बैंक दोबारा आरबीआई में ही पैसे देंगे, लोगों में क्यों बांटेगी बांटेगी वो। तो क्या होता है कि ये अगर 10% है तो ये 8% होगा, मतलब वो होता है बेस पॉइंट, और ये सिनेरियो होता है, उसमें जाना नहीं है, बस सिंपल सी बात है। हमें बस ये होना चाहिए, अगर लोगों में बोरोइंग बढ़ानी है, उधार बढ़ानी है, तो रेपो रेट कम होना चाहिए। रेपो रेट जितना कम होगा
और उतना आसानी से बैंकों के पास पैसा आएगा और उतनी आसानी से वो भेज पाएगी। रिवर्स रेपो रेट भी कम होना चाहिए कि बैंकों का मन ही ना करे आरबीआई को पैसा देने का, ठीक है, कि वो लोगों में ही बांट दे। ये वाली चीज है। अभी देखते हैं हम आगे। डिक्रीज इन द रेपो रेट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। नहीं भैया, डिक्रीज से तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी ना। अब पहले 10% से आरबीआई पैसा दे रही थी, अब 5% से देने लगी, तो लोगों के लिए तो उधार आसान हो जाएगी ना। तो ये आपका लॉजिकल वो था, ठीक है भैया। अगला पॉइंट देखते हैं। इंक्रीज इन द रेपो रेट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। भैया इंक्रीज इंक्रीज इन रेपो रेट, अगर इंक्रीज है, पहले 10% था, 12 कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो बढ़ जाएगी ना, कम कैसे होगी? तो भैया हाँ, तो क्या है, इंक्रीज इन रेपो रेट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, एंड इंक्रीज लेंडिंग बाई कमर्शियल बैंक, ठीक है। कि अब इस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि रेपो रेट अगर हमने बढ़ा दी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी भैया, वो बढ़ जाएगी भाई। अगर हम रेपो रेट बढ़ा रहे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी भैया, लोगों पे के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो ये भी गलत है। सी स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज इन रेपो रेट विल डिक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। भैया सेम चीज है? नहीं भैया, ऐसी कुछ चीज नहीं है। इंक्रीज होगा रेपो रेट तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इंक्रीज होगी। पहले आरबीआई उसको को बैंक को 10% पे दे रहा था, बैंक ने अपना 2 या 3% का मार्जिन रखा, आगे बांट दिया, तो ये चीज तो बढ़, अगर मैं इसको 10 की जगह 15 कर दूं तो ये भी अपना 2-3% मार्जिन रखेगी, तो लोगों के पास तो महंगा पड़ेगा ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग महंगी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखते हैं अगले पेज का, इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। हाँ, अब इसने बोला है कि भैया डिक्रीज इन रेपो रेट विल डिक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कि भैया अगर मैं रेपो रेट कम कर देता हूं तो लोगों को उधार मतलब कम, मतलब सस्ती पड़ेगी। हाँ भैया, अगर आरबीआई ने जो रेट पहले 10% था अभी 5% कर दिया, 1-2% अगर बैंक ने मार्जिन रख भी लिया तो फिर भी तो सस्ता हो गया ना। तो ये पहले वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक। उसके बाद है इंक्रीज लेंडिंग बाई कमर्शियल बैंक। अगर उधार लेना आसान हो गया, सस्ता हो गया, तो लोग उधार लेगा तो बैंक अपना आराम से उसको उधार दे पाएगी, लैंड कर पाएगी। तो यही ऑप्शन अपना ठीक है भैया, डी इसका आंसर है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया हम। ये है सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। अगर आप कुछ करो या ना करो, एक चीज जरूर सीख लेना भैया, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। इसके ऊपर मैं हो पाया तो एक स्पेशल लेक्चर भी बना दूंगा, बट सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आपको सीख लेनी है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या भैया, कितने लोग बैठे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे सर्कुलर टेबल पे, ठीक है भैया। तो मैं सर्कुलर टेबल बना लेता हूँ, और ये मैंने बना ली। और ये बनाने का मैंने बताया था, हमने सामने बैठा दो भैया, जैसे 12 3 6 और 9, जैसे घड़ी का वो होता है ना, इसी हिसाब से, और बीच में ऐसे ऐसे मार दो भैया, आसानी होगी, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं, एस एंड डब्ल्यू सीटेड, एस इज सीटेड अपोजिट टू डब्ल्यू। मैंने एस यहाँ पे बैठा दिया, मेरी मन कर गया, और डब्ल्यू यहाँ पे बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्री में है, मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ मेरी मर्जी अभी के लिए। तो अब आगे जो कंडीशन होगी वो फॉलो करते चलना है। यू इज सीटिंग यू इज सीटेड एट द सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ आर। भैया यू यू है, वो कहाँ पे है, यू इज सीटेड एट द सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ आर, मतलब राइट की तरफ आर से। आर यहाँ रहा होगा और ये सेकंड प्लेस पे यू रहा है, ठीक है भैया, एक कंडीशन मैंने फुलफिल कर ली। दूसरा क्या है, टी इज सीटेड एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ आर। भैया लेफ्ट ऑफ आर, 1 2 3, थर्ड प्लेस पे कौन बैठा है, टी बैठा है भैया, ठीक है, मैंने टी बैठा दिया। वी जे नेबर ऑफ एस, वी जे नेबर ऑफ एस, तो मेरे को या तो वी यहाँ पे होगा या वी यहाँ पे होगा, मेरा नेबर है, उसका एस का नेबर है ना। अभी हम देखते हैं कि भैया इसको हम सीट उसमें पूरे उसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया वी या तो यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि इसमें कैसे वो सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है भैया। अब इसने इतनी ही बात बोली है, अब इस पे हमें देखना पड़ेगा कि ये सीटिंग अरेंजमेंट कैसे आ रही है। मैं एक बार ना इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, टी 2 आर
और यू। अभी देखने में आसानी होगी, ठीक है, देखने में आसानी होगा। अब मैं इसको ये देखो यार, मैं कैसे फिट करूं कि ये चीजें आराम से ढंग से सारी चीजें फिट हो जाए। अगर मैं देखो ये टी को यहाँ पे रख देता हूँ फॉर ए मोमेंट, तो मैं अगर टी को यहाँ पे रखता हूँ, टी यहाँ पे आ गया, फिर दो स्पेस, फिर आर, आर और डब्ल्यू एक दूसरे के ऊपर आगे काम चलेगा, इसका मतलब टी यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। मैं फिर ये देखता हूँ, मैं यहाँ पे ये देखता हूँ मेरे भाई कि यहाँ पे मैं टी रखता हूँ इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे टी रखता हूँ, ठीक है भैया, टी रख दिया, एक दो, यहाँ पे अपना आर आ गया, फिर एक खाली यहाँ पे यू आ गया, ठीक है, क्योंकि इसने बोल रखा है ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे यू आ गया तो यहाँ पे वी आ गया, ठीक है, एक ये केस बन गया। अभी मैं इस केस के अकॉर्डिंग, मेरा बन गया ये, मैं इस केस के अकॉर्डिंग अपना ये देख लेता हूँ कि मेरा ठीक जा रही है या नहीं जा रही चीजें, ठीक है। हम्म, तो इसमें बोला पी इज ए नेबर ऑफ आर, पी नेबर ऑफ आर, भैया मेरे को पता ही नहीं है नेबर है या नहीं, पता चला अभी मेरी ये सीटिंग अरेंजमेंट बनी हुई है, इसमें ये बोला गया कि पी है नेबर है आर का, भैया कुछ नहीं पता, पी तो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो अपना टी आ गया, ये टी आ गया, तो पी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो जरूर नहीं है कि पी आर का नेबर हो। क्यू इज ए नेबर ऑफ आर, क्यू, भैया क्यू यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता भैया नेबर होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। एक अगली स्टेटमेंट है, पी इज नॉट सीटेड अपोजिट टू क्यू। देखो भैया दो ही पोजीशन बची है, दो ही पोजीशन बची है, ये वाली और ये वाली, और दो ही लोग बचे पी एंड क्यू, तो अपोजिट तो नहीं हो सकते भैया, ये दो लोग इधर ही बैठे होंगे, बट अपोजिट होने से रहे, अपोज इसका अपोजिट ये होता और इसका अपोजिट ये होता, ये तो अब पॉसिबल है ही नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट अभी के लिए ठीक होगी। अगला देखते हैं, आर इज द लेफ्ट नेबर ऑफ एस, भैया आर में, आर मेरा ये है और एस यहाँ पे, तो लेफ्ट नेबर वगैरह का कौन सा ही सीन नहीं है भैया, इसका मतलब ये भी गलत। तो ऐसे करके अपना एक आराम से जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लो और रख दो भैया, लो और रख दो, इतना ही करना होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टी मान लिया, पहले यहाँ पे माना था, काम नहीं बना क्योंकि आर और डब्ल्यू एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, यहां से लेके फिर यहाँ पे टी मान लिया, अगर यहाँ वाला भी नहीं होता तो यहाँ पे मान लेता, यहाँ पे मान लेता, यहाँ पे मान लेता, एक एक कंडीशन को मैं अपना रखता चलता और आगे बढ़ता चलता, जहां पे भी कुछ अपोजिट होता या कुछ मतलब फॉलो नहीं करी होती कंडीशन, काटा मार देता, बात खत्म। यही ऐसे करने का तरीका होता भैया, वो ये जब आप कैट वगैरह की तैयारी करते हो या बैंकिंग की तैयारी करते हो ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते भैया, ये आ गया अपना फिर से भैया, ट्रेन वरेन का क्या सीन है भैया, टीएस मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बोलते हैं इसको, बहुत कुछ पूछा जाता है आपके उसमें, ठीक है भैया। हाँ, अभी देखते भैया इसने क्या बोल दिया, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा कितने किलोमीटर बोल दिया भैया, ये दिल्ली अपना और ये आगरा है, ठीक है, 233 किलोमीटर बोल दिया, मैं ऐसे ही लिखता चलता हूँ। एक कार पी स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू टू आगरा, एक कार है यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया भैया कार ने, ठीक है, और अनदर ने, ये कौन सी कार है, पी है, और यहाँ पे कोई क्यू है, वो इस साइड चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, ये आगरा से और वो दिल्ली से। अच्छा बट क्यू वाली है ना, क्यू वाली 1 घंटा बाद चलती है भैया, क्यू वाली 1 घंटा बाद चलती है, पी वाली चल पड़ी उसके 1 घंटे बाद क्यू चलेगी अपनी, ये चीजों ये चीज इन्होंने यहाँ पे बोल रखी है, ठीक है भैया। द टू कार क्रॉस्ड ईच अदर एट ऑफ ईच अदर 75 मिनट्स आफ्टर द कार क्यू स्टार्टेड, जब ये कार चलती है ना उसके 75 मिनट बाद ये आपस में एक दूसरे को काटती है भैया, ठीक है भैया, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। बोथ, अगली स्टेटमेंट में क्या बोल दिया, बोथ कार्स वर ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, भैया ठीक है कोई बात नहीं, यही चीज मानी जाती है। द स्पीड ऑफ कार पी वॉज 10 किलोमीटर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ क्यू, भैया पी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर से प्लस है क्यू से, ठीक है भैया। हाउ मेनी किलोमीटर्स द कार क्यू हैड ट्रेवल्ड व्हेन द कार क्रॉस्ड ईच अदर, भैया अब ये पूछ लिया कि क्यू कितनी चली होगी जब उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाली ही चीज हमें लिखनी होती है, बात खत्म। अब मेरे को क्या हुआ, हम मैं कुछ नहीं करता भैया,
मैं कुछ भी नहीं करता, मैं एक चीज करता हूं, मैं एक चीज करता हूं, ऑप्शंस का यूज कर लूं। ऑप्शन का यूज होते ही मेरा ये आंसर आ जाना है। बट चलो एक अच्छा पहला ऑप्शन वाला तरीका बता देता हूँ, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। ऑप्शन वाला तरीका क्या है, देखो 75 मिनट में, 75 मिनट में इसने काट दिया, मतलब 1 घंटा 15 मिनट। मतलब अगर मैं 75 मिनट, हाँ, अगर मैं 75 मिनट को ऐसा लिखूं 60 मिनट जमा 15, मतलब 1 घंटा जमा में 15 मिनट, 15 मिनट मतलब चौथा हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है अपना आवर का। मतलब जो भी स्पीड क्यू की रही होगी, क्यू की स्पीड कुछ भी रही होगी, क्यू की स्पीड कुछ भी रही होगी 1 घंटे का, उसमें चौथा हिस्सा और जोड़ दिया भैया मैंने। ये डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। ठीक। और उसने कितना किया होगा भैया, पी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, पी ने कितना किया होगा भैया, देखो एक 75 मिनट में कितना किया होगा भैया, पी जो ये यहां पे हमने तरीका लिया वही, और 1/4 पी इतना कवर कर लिया भैया। और 1 घंटे पहले भी तो चली हुई है एक, वो पी वो भी तो है। मतलब पी मैंने एक कांस्टेंट मान लिया जो स्पीड वो 1 घंटे में कवर करने लग रहा है। 1 घंटे किया और फिर 15 मिनट किया, क्योंकि 15 मिनट में ही तो मिल रही है ना ये, 15 मिनट में मिल रही है ये, तो वो हो गया। तो 1 घंटे का डिस्टेंस, 15 मिनट का डिस्टेंस, ये है पहले वाले का डिस्टेंस। अभी मैं कलर बदल के लिखता हूं दूसरी तरफ क्यू वाले का, ठीक है। क्यू वाले ने क्या किया भैया, एक तो क्यू हो गया प्लस में 1/4 क्यू, ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया, एक दूसरे से मिलने लग रही है। तो इन्होंने मतलब 233 किलोमीटर इन्होंने कवर कर लिया भाई, 233 इन्होंने कवर कर लिया। थोड़ा डिस्टेंस क्यू मतलब एक्चुअली हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, पी चल पड़ा, पी के 1 घंटे बाद क्यू चल पड़ा। अब जब क्यू चला उसके 75 मिनट बाद ये आपस में मिलते हैं, तो क्यू ने कितना सफर तय किया होगा भैया, क्यू ने उतना ही सफर तय किया होगा, मतलब अपना 1 घंटे का और 15 मिनट का, 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तय करता है जितना 1 घंटे के चौथे हिस्से में। तो मैंने उस हिसाब से ये बांट लिया भैया। ठीक है, एक चीज तो ये है, और दूसरा पता चला मेरे को पी है ना, जो पी वो Q+10 है। तो मैं क्या करता हूं यहां पे ना, पूरा इसको ऐसे लिखता हूं, पी प्लस में P+1/4 पी प्लस में क्यू प्लस में 1/4 क्यू इज इक्वल टू 233। ये मेरा वो बना है, क्योंकि टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, इस वाली चीज से ही मैंने ये चीज उठाया है। तो ये कितना हो गया, 2.25 पी प्लस में 1.25 क्यू इज इक्वल टू 233। ठीक। अब मैं इसको अगर ये P को अगर Q की फॉर्म में लिख दूं तो कितना है, ये मैंने यहां पे लिख रखा है। P को Q की फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा 2.25 Q प्लस 10 प्लस में 1.25 Q इज इक्वल टू 233। ठीक। अब मैं इसको अगर मैं वो कर दूं तो ये आ जाएगा 2.25 Q प्लस में 22.5, क्योंकि देखो ये 2.25 अंदर जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 22.5 बन जाएगा, और यहाँ पे 1.25 क्यू इज इक्वल टू 233। अब मैं क्यू वालों को साथ में जोड़ लेता हूं तो ये कितना हो गया भैया, यहाँ पे लिखता हूं 3.5 क्यू इज इक्वल टू 233 माइनस में 22.5। अगर मैं ये 22.5 घटा देता हूं तो कितना होगा, 210.5। ठीक। ये हो गया 0.3 क्यू। अब मैं यहां से क्यू निकाल लेता हूं तो 210.5 बटे में इतना,
यहाँ से मेरा क्यू जो भी निकल के आएगा कितना, पॉइंट से पॉइंट कट गया 35 लगभग 76, ये लगभग 60 आ गया भैया, क्यू आ गया 60। और जब 1 घंटे में ये कितना तय कर लेता है भैया, 60 किलोमीटर कर लेता है, जबकि इसको 75 मिनट लगती है, मतलब 1 घंटा और उसका प्लस 1 घंटा प्लस 15 मिनट लगती है, तो 15 मिनट में वो एडिशनल 1 घंटा तो का चौथा हिस्सा तय करता है, तो यहाँ पे भी इसका चौथा हिस्सा तय करेगा। तो 60/4 टोटल होके ये 15 किलोमीटर बन गया, ये 15 किलोमीटर होगा। तो ये कितना आ गया, 75 किलोमीटर आ गया, 75 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि ये देखो 5 भी था यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। देखो ये एक तरीका है ये करने का। दूसरा तरीका मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन उठा लो भाई, ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन उठा के हम कैसे करते, एक तरीका ये है, बड़ा सा है। दूसरा, मैं अगर होता तो मैं इसको कैसे करता, मैं इसको ऑप्शन उठा के करता। मैं क्या करता, इसने बोल दिया कि 75.2 क्यू ने सफर तय किया, क्यू ने कितनी देर में सफर तय किया है, 75 मिनट में। ठीक है, मतलब 75 मिनट में ये मान लिया मैंने, मतलब पहली बात एक और चीज है, मैं ये 75 वाला ऑप्शन क्यों लेता पता है, क्योंकि इसने 75 मिनट दे रखी है। मैं क्या करता, 1 मिनट में, 1 मिनट में 75 मिनट में 75 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, इस टाइप का मेरा आ जाता ब्रेन में। ठीक है, अगर 75 मिनट में 75 किलोमीटर है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर होता, और 60 मिनट मतलब एक एक घंटे में, मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटे, उसमें कितना होता, 60 किलोमीटर होता। ठीक है, ये चीज हो गई, आसान होता, इस वजह से मैं सबसे पहले इस ऑप्शन को पकड़ता। तो क्यों, क्योंकि क्यू 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 की स्पीड कितनी होगी भैया, 60 किलोमीटर होगी। तो पी की कितनी होगी, उसने खुद बोल रखा है कि भैया इससे ज्यादा है, मतलब 10 ज्यादा है। अगर क्यू की स्पीड है 60, तो पी की कितनी हो गई भैया, पी की हो गई 70। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि अगर मैंने इतनी चीज मान ली, तो ये अपना सफर तय हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, बस इतना ही तो देखना है। तो पहले तो पी ने 1 घंटा सफर तय किया था, 1 घंटे में उसने कितना सफर तय कर लिया, 70। फिर पी ने 75 मिनट सफर तय किया है, मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट मतलब 1 घंटे का चौथा हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा। तो सफर भी तो चौथा ही करेगा ना, तो 70 1 घंटा हो गया, और 70 का चौथा हिस्सा ये हो गया। उधर से क्यू करने लग रहा है, क्यू ने कितना किया, पहले क्यू किया 75 मिनट तो चला ये, और फिर Q/4, क्यू कितना था भैया, 60 था, और Q/4 कितना हो गया, 60/4 हो गया। तो ये देखता हूं मैं कि ये कितना हुआ, देखो 70 70 140, 70 का चौथा हिस्सा मतलब 17 पॉइंट समथिंग रहा होगा, मैं मोटा मोटा आइडिया रखता हूँ, 17 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, और ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, वो 60 मैंने ऐसे लिख लिया। तो देखो 140 जमा 60, 200, 200, फिर ये 17 हो गया, फिर ये 15 हो गया, 217, और फिर 15, 232, मतलब 233 के अराउंड आ गया। तो इसका मतलब मेरा यही आंसर है। अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे को ये पेपर देना होता, तो मैं ऐसे करता भाई, इसको मैं ऐसे करता, ऑप्शन उठाओ काम चल जाएगा। वैसे इसके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अगर मैं आपको बात करूं, तो ये कम से कम 15 से 20 घंटे की क्लास होती है, जो हम अपना एसएससी वगैरह की उसमें कोचिंग में पढ़ाते हैं, और कैट वगैरह में तो 25-30 घंटे की होती है ये। तो आपकी खुद की थोड़ी सेंस डेवलप होगी ना, तब ये कर पाओगे। और ये वाला क्वेश्चन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो मेन मेन क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड के, वो मैं कवर करूंगा, उसमें ये अलग से करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा सा भी मैट्रिक्स की नॉलेज है तो आराम से हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि भैया कोई भी मैट्रिक्स है 1 से 4 तक हो सकती है, और डायगोनल एलिमेंट कितने भैया मेरे, 0 है, डायगोनल एलिमेंट मेरे 0 है, जितने भी हो। ठीक है, अब उसमें बोल दिया गया कि एम है ये मैट्रिक्स का, अगर हम बाई चांस ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट रहा होगा, मेरा 2 है, तो इसकी जो ये वाली चीज है ये -2 है, ये 3 है, तो इसके यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये -4 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, तो इसको अगर मैं वो करूंगा तो 7 6 और 5 ये सारे माइनस में, ऐसे इस टाइप की मैट्रिक्स बना रखी है इसने नेगेटिव। अगर
ये जो आई डिनोट करता है ये रो को डिनोट करता है, जे डिनोट करता है ये कॉलम को डिनोट करता है, ऐसे ऐसे कॉलम को, ठीक है। तो ये वाली चीज, अगर बेसिक मैट्रिक्स है जो अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ते तो वहां से काम चल जाता है, तो वो वाला हमें रखना था इस पे, ठीक है भाई। ये हो गया, ठीक। तो उसमें पता चला कि जो ये एलिमेंट है इसका नेगेटिव यहाँ पे, इसका नेगेटिव यहाँ पे, इसका नेगेटिव यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि ऐसे उसको ऐसे उसके लिए मतलब मतलब ऐसे उसको वो करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होंगे भैया, 6 चाहिए होंगे। देखो, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इन्हीं का तो उल्टा है, इन्हीं का तो उल्टा। टोटल मैट्रिक्स में नंबर कितने एलिमेंट कितने आएंगे, 16। 16 में से 4 तो है जीरो, और जो 12 बच गए, 12 में से 6 तो है अपना पॉजिटिव में और 6 ही है नेगेटिव में, इसके ही नेगेटिव, तो हमारे 6 में ही काम चल गया, तो इसका आंसर 6 होना था, ठीक है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन। और इस मजे की बात बताऊं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था 2000 मतलब कब, एक बार और दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन था, इसको गलत नहीं करते भैया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, बार डायग्राम के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है, और आपके ना मतलब मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन देख के, ठीक है। अभी इसमें बोला गया कि प्रॉफिट शेयर दे रखा, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट शेयर दे रखा पी एंड क्यू कंपनी का इस फिगर में, और अगर पी एंड क्यू बराबर इन्वेस्टमेंट करती है और उनका प्रॉफिट इतना होता है, तो ये बोल दिया। तो रेशियो बताना टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कंपनी पी का एंड और क्यू के साथ, मतलब पी और क्यू का टोटल रेवेन्यू। देखो भैया क्या चीज होती है रेवेन्यू, क्या चीज है रेवेन्यू, होता है हमने जो इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर प्रॉफिट, ठीक है। इन्वेस्ट हमने सब बराबर किया है उसी चीज में, तो रेवेन्यू ले आते हैं हम। तो मैं यहाँ पे ईयर लिख लेता हूँ, ठीक है, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये पी के लिए और ये क्यू के लिए। क्यू ने रेवेन्यू क्या होता है भैया, इन्वेस्ट मैंने कितना किया, मान लिया 100 किया, 100 का कितना प्रॉफिट आ गया अपना, 100 के ऊपर 10% प्रॉफिट आया, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 110 हो गया भैया। यहाँ पे मैंने 100 इन्वेस्ट किया, ये सारे अपने कौन से है, पी वाले है, जिसपे भी मैंने रेड मार्क कर दिया, जो दूसरे बच गए वो अपना क्यू वाले है। यहाँ पे मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, 10% प्रॉफिट आ गया, टोटल 110 हो गया। यहाँ पे मैंने 100 रुपये फिर से इन्वेस्ट किया, 20% प्रॉफिट आ गया, 120 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने फिर 100 रुपये इन्वेस्ट किया, इस बार मेरा 40% प्रॉफिट आ गया, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 140 हो गया। यहाँ पे फिर मैंने इन्वेस्ट किया 100 रुपये फिर से 2016 में, फिर 40% प्रॉफिट आ गया, 140 आ गया हमारा। फिर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, इस बार प्रॉफिट आया 50%, तो 150। फिर मैंने इन्वेस्ट किया 100 रुपये, फिर प्रॉफिट आया 40%, तो टोटल रेवेन्यू 140। ऐसे ही अब हम क्यू का करेंगे। क्यू ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और 120 मतलब 20% प्रॉफिट आ गया, तो टोटल रेवेन्यू कितना रहा होगा, 120 रुपये रहा होगा। इसने 100 रुपये किया, फिर 30% प्रॉफिट आ गया, तो कितना रहा होगा, मतलब 30% प्रॉफिट आ गया तो 130 हो गया। यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट, 30% प्रॉफिट, फिर 130 रेवेन्यू रहा होगा। यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट, 10% 50% प्रॉफिट, तो टोटल रेवेन्यू कितना रहा होगा, 150 रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे 100 रुपये और मतलब प्रॉफिट 60 का, तो टोटल कितना रहा होगा, 160। इस वाले ग्राफ में भी यही सेम है, तो ये टोटल कितना हो गया, 110, 120, 140, 140, 150, 140, 800, ठीक है। और ये 120, 250, 380, 500, 530, 89, ये हो गया भैया 850, ठीक है। अब इसका रेशियो में बताना, इसको मैं काट दूंगा, पहले 0 0 काट दी, फिर 5 से काट दिया, ये 16 आ गया, ये 17 आ गया, 16:17, जहाँ पे भी होगा ये मेरा आंसर है भैया। इतना ही आसान पेपर था ये। एक मैं बड़ा सॉल्यूशन करवा गया मेरे को, उसका थोड़ा सा वो है जो स्पीड वाला था ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो छोटा हो सकता था, बट थोड़ा सा लंबा खिंच गया वो, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसको स्पेशल उसमें भी करवा दूंगा, वहाँ से देख लेना है। होता आसान है यार, वो मुश्किल नहीं होता। तो इन्जॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मिलते हैं जल्दी।